हाँ जी, तो ये हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पहली एमसीक्यू क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही क्वालिटी के एमसीक्यूज अवेलेबल मैं कराता रहूं समय समय पर। यहाँ पर जो हम पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं वो डेप्रिशिएशन है। 40 एमसीक्यूज इसके अंदर हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और आप इसका पीडीएफ जो है मैं अपने जो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम का जो वो है क्या तो ग्रुप, उसमें मैं डालता हूँ। ठीक है, और कोशिश ये करूंगा मैं कि मैं रेगुलर बेसिस पे इन्हें करूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसमें कि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ओपनिंग गैम्बिट, यानी कि बेसिक कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेशन। ओपनिंग गैम्बिट के चक्कर मत पड़िएगा, वो थोड़ा चेस से लिया हुआ है। हम ओपनिंग हिस्से पर हैं, ठीक है, शुरुआती चरण में है, इसलिए हम इसे ओपनिंग गैम्बिट कह रहे हैं। और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिशिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का कारण नहीं है। तो सिंपल है, देखिए डेप्रिशिएशन जो होता है ना, फ्लक्चुएशन के कारण नहीं होता है। ठीक है, डेप्रिशिएशन जो होता है फ्लक्चुएशन के कारण नहीं होता है। फ्लक्चुएशन वाला जो काम है वो इन्वेस्टमेंट में होता है। फ्लक्चुएशन वाला इन्वेस्टमेंट में होता है। ठीक है, तो जो आपका फ्लक्चुएशन वाला ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है, उसका डेप्रिशिएशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम डेप्रिशिएशन में जानते हैं कि घिसावट उसका ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ऑब्सोलेंस है, बिल्कुल सही है। और समय का बीतना है, ये सब उसके हैं, पर ये उसका ऑप्शन नहीं है। इसलिए फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएशन का कारण नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डेप्रिशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। डेप्रिशिएशन क्या है, क्या प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा, डेप्रिशिएशन जो होता है ना वो कॉस्ट का, ये लागत का क्या है, एक तरीके का आवंटन है। लागत का आवंटन है, एलोकेशन है। एलोकेशन है किस में, किस पे एलोकेशन है ये है एलोकेशन जो उसकी वर्किंग लाइफ है। तो हम ये बोलते हैं इसको एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर वर्किंग लाइफ। जितनी वर्किंग लाइफ होती है उस पर हम इसको जोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि डेप्रिशिएशन जो होता है, मेनली डेप्रिशिएशन के मेनली तीन कारण हैं, तीन कारक होते हैं। एक कॉस्ट, दूसरा वर्किंग लाइफ, और तीसरा हम वहां पर देखते हैं स्क्रैप। ये जो वर्किंग लाइफ है ये अपॉन में होता है। ये किसमें होता है, अपॉन में होता है। हैंडराइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा इसका। तो वर्किंग लाइफ जो है वो नीचे होता है। तो वर्किंग लाइफ में किसको बांट रहे हैं, कॉस्ट को बांट रहे हैं। कॉस्ट को हम बांट रहे हैं वर्किंग लाइफ में। कभी कभी यहाँ पर स्क्रैप भी होता है, और कभी कभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाला पॉइंट भी होता है। तो उस पर ज्यादा मत रखिए, इतना डीप नहीं, हमको तो सिर्फ इन दो से पता लग जाए। तो कॉस्ट को जब हम वर्किंग लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं कि भाई 10 साल, हमने बोला कि एक मशीन हमने 1 लाख रुपए की ली है और 10 साल चलेगी, तो पर ईयर कितना चलेगी, 10,000 पर ईयर। 10,000 हमने 1 लाख की कॉस्ट को 10 साल में क्या कर दिया है, बांट दिया। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। एक और चीज को, कंसेप्ट को समझिएगा यहाँ पे, ये तीनों के तीनों जो हैं इनके ऊपर ना एक क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। जो कॉस्ट होती है उसका डेप्रिशिएशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी डेप्रिशिएशन भी उतना ज्यादा होगा। वर्किंग लाइफ का जो रिश्ता होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है डेप्रिशिएशन के साथ। इसका मतलब जैसे जैसे वर्किंग लाइफ बढ़ेगी, असल में डेप्रिशिएशन क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ये इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और जो आपका स्क्रैप है उसके साथ भी इसका इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है। स्क्रैप के साथ भी 1 अपॉन इनवर्स रिलेशनशिप में ही रहता है डेप्रिशिएशन। यानी कि जैसे जैसे स्क्रैप बढ़ेगा वो क्या करेगा, डेप्रिशिएशन क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो दोनों के बीच में
सेम डायरेक्शन मूवमेंट होगी, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। सेम डायरेक्शन मूवमेंट का क्या मतलब है कि भाई अगर कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो डेप्रिसिएशन भी ऊपर जाएगा, और अगर कॉस्ट नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी नीचे होगा। इनवर्स में उल्टा रिलेशनशिप होगा, यानी कि जैसे 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 वर्किंग लाइफ बढ़ेगी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, और जैसे जैसे स्क्रैप बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट का जो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, मीन्स द अमाउंट, वो क्या है, उसका अमाउंट जो रियलाइज होता है एसेट के सेल से एंड में। भाई स्क्रैप का मतलब क्या है कि जब आप एसेट का अंत आएगा, एसेट के समय आएगा, एसेट का खत्म होगा, अब एसेट का खत्म हो रहा होगा, जब उसका ना, जब उसका अंतिम समय होगा तब उसे बेच के जो पैसा आएगा, उस समय जो वाइल्ड लाइफ की वो बात कर रहा होता है ना, वो जो बात कर रहा होता है एंड ऑफ इट्स, किस क्या चीज एंड होने पर, क्या फिजिकल लाइफ एंड होने पर, या इकोनॉमिक लाइफ एंड होने पर, या लीगल लाइफ, या प्रोडक्शन साइकिल। तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक लाइफ, हम इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, हम फिजिकल लाइफ नहीं देखते हैं। जैसे एक मशीन अगर टूट फूट जाए, लास्ट में टूट फूट के कबाड़ पे आ जाए, तो फिजिकल लाइफ तो अभी भी उसकी, लोहा तो अभी भी बचा हुआ उसके अंदर, इसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई है। लोग कहते हैं सर लीगल लाइफ, लीगल लाइफ तो भैया पेपरों में रहती है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक नया नया लिया, अब वो ट्रक अभी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, बुरी तरीके से टूट फूट गया है, लीगल लाइफ तो अभी भी है उसकी, 10-15 साल पूरा चलेगा अभी वो कागजों पे, लेकिन असल में चलेगा नहीं, चलेगा, खत्म हो चुका है। प्रोडक्शन साइकिल का इससे मतलब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास, यानी कि अगला फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, तो ये कहता है अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, किस मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है, जो उसका अमाउंट होता है एनुअल डेप्रिसिएशन का, वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। तो हमेशा एक जैसा वो स्ट्रेट लाइन में रहता है। रिटर्न डाउन में आपको पता होगा कि हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस डेप पे निकलता है, मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकलता है। वो कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन जो एसएलएम होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए इसकी वैल्यूज भी हमेशा एक जैसी रहती है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में आपका एक क्या होता है, मशीन का टोटल प्रोडक्शन लाइफ, टोटल प्रोडक्शन बता देते हैं कि भाई वो मशीन तो 1 लाख यूनिट बनाती है, 1 लाख ही बना पाएगी लाइफ में। अब अगर वो 1 लाख बनाती है और आपके यहाँ जनवरी में उसने 1000 यूनिट बनाई है, तो फिर वो 1000 यूनिट का डेप्रिसिएशन लेगा, 1 लाख से पूरी कॉस्ट को डिवाइड करेगा। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पता है ना कि भाई कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो होता है, उससे जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये जो आपका सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये सीधी रेखा क्यों होता है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहता है। तो पहले साल भी डेप्रिसिएशन 10 रहेगा, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10, तो स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता है, इसका नाम स्ट्रेट लाइन होता है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड आपको कुछ नया सा दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं क्या होता है। मान लीजिए एक मशीन आपके पास है और उस मशीन का टोटल प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख यूनिट का है, मतलब ये मशीन पूरी जिंदगी 1 लाख यूनिट बना पाएगी। इसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई जो 2026 से 27 वाला ईयर है, वहां इस मशीन ने सिर्फ 5000 यूनिट्स बनाई हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। उस केस में इसका डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा, 2 लाख की कॉस्ट है, इस सारी कॉस्ट को आप इस यूनिट पे क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, फैला दो, तो 1 यूनिट का 2 रुपए हो जाएगा। और आपके पास 5000 यूनिट बना है, इसलिए पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, यानी 26-27 का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। एन्युटी मेथड में फिक्स अमाउंट रहता है, मतलब एन्युटी रहती है, उस एन्युटी के हिसाब से निकालते हैं, उस एन्युटी का कैलकुलेशन होता है, पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है, तो उसके नाम के लिए सही रखिए प्लीज। आगे आता है हमारे पास कि एक एसेट, मान लीजिए आपने 1,80,000 रुपए की खरीदी है, उसका इंस्टॉलेशन 20,000 रुपए का है, स्क्रैप 10 साल बाद 10,000 आएगा। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एसएलएम में, भाई एसएलएम में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा पर ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा। 6 महीने का मांग लेगा तो अलग निकलेगा, 8 महीने अलग निकलेगा, 9 महीने का अलग निकलेगा, लेकिन 1 साल का तो एक ही निकलेगा। भाई आपने 1,80,000 रुपए की मशीन क्या करी है, खरीदी है,
इसका इंस्टॉलेशन आपका 20,000 रुपए का हुआ है, इसका स्क्रैप आपका 10,000 रुपए का है, और लाइफ है 10 साल। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका आ रहा है 19,000। तो पहले साल भी 19 रहेगा, दूसरे साल भी 19, तीसरे साल भी 19, चौथे साल भी 19। तो हर साल ये डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 19,000 रुपए रहेगा। इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि एसएलएम में डेप्रिसिएशन पर ईयर हमेशा क्या रहता है? पर ईयर सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है कि जो डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता है वो कैसे निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको मेथड बताया कि WDV क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और इसी WDV को अकाउंट्स की भाषा में कहा जाता है बुक वैल्यू। तो जो डेप्रिसिएशन WDV मेथड में निकलता है वो बुक वैल्यू पर निकलता है। किस पे निकलता है? बुक वैल्यू पर निकलता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई WDV कैलकुलेशन दिखानी है। मतलब एक मशीन 2 लाख रुपए खरीदी हुई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था, WDV मेथड था, तीसरे साल के एंड में मशीन की बुक वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे? तीसरे साल के एंड में पूछी है तो आप लगाइए 2 लाख रुपए की मशीन है, पहले साल डेप्रिसिएशन आएगा 20,000 रुपए कट जाएगा, 180 बच जाएगी। दूसरे साल डेप्रिसिएशन आएगा आपका 36,000 रुपए कट जाएगा, वैल्यू 1,44,000 रुपए बचेगी। और तीसरे साल डेप्रिसिएशन आएगा, एंड ऑफ थर्ड ईयर है तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 14,400 रुपए आप हटा देंगे तो आएगा, है ना? ऐसा करना चाहिए। ठीक, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? सॉरी, यहाँ पर 30 हटाया, 50 6 10% की दर से है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ना। ओह हाँ ठीक है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? यही तो पूछा है। तो 10% 20,000 है पहले साल का। ये मेरे से शायद क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने में गलती हो गई होगी, ठीक है, उस वजह से ऐसा आ रहा होगा। सॉरी, डेप्रिसिएशन ही गलत लगा दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 10% जो आएगा 20% लगा दिया था मैंने गलती से, तो ये 18,000 आएगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 1,62,000, सॉरी। और इसमें 16,200 रुपए का डेप्रिसिएशन और लग जाएगा, तो 1,62,000 रुपए में से अगर आप इसे हटा देंगे तो यहाँ पर 1,45,800 रुपए बच जाएगा, वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया 10% की कैलकुलेशन। अब आते हैं हम आगे कि निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति सामान्यतः मूल्य ह्रास के अधीन नहीं होती है? कौन डेप्रिसिएशन नहीं लगता? किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता? ध्यान से सुनिए, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन पे लगता है, इनमें डेप्रिसिएशन सब में लगता है, बस इस पे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? इसका रीजन भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो गया। रीजन ये है कि इसकी ना इनडेफिनिट वर्किंग लाइफ है, इसकी वर्किंग लाइफ फिक्स नहीं है। जिसकी वर्किंग लाइफ फिक्स नहीं है उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, अब आता है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? अमोर्टाइजेशन हमेशा लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल पे लगता है, जो आपका अमोर्टाइजेशन होता है वो आपका लगता है इंटेंजिबल के ऊपर। और एक फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशन लगती हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और एक होता है हमारे पास डिप्लेशन, ये लगता है नेचुरल या वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर, जैसे माइंस हो गई, है ना, कोयले की खान वगैरह, जैसे कोयला निकालते जाओगे वैल्यू कोयले की खान की कम होती चली जाएगी। ये आ गया क्वेश्चन। डिप्लेशन किस पे लगता है? माइंस के ऊपर, सीधा सीधा काम होता है ना। पशुधन के ऊपर कोई चीज लगती है? नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं लगता, ना डेप्रिसिएशन लगता है ना कुछ, क्योंकि पशुधन इसकी भी कोई इकोनॉमिक लाइफ हमें नहीं पता होती। भाई आपके पास घोड़ा है, कितने साल जिएगा आप कैसे बता सकते हो, है ना। चलिए, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ कैन नॉट एक्सीड इट्स। जो इतना डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं पूरी लाइफ का, जो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या है?
संपत्ति का उसके उपयोगी जीवन, संपत्ति का उसके उपयोगी जीवन से के कुल मूल्यह्रास आपकी किससे अधिक नहीं हो सकता, तो वो डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं कॉस्ट माइनस स्क्रैप से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ, ये डेप्रिशिएशन है। अब आप कह रहा है कि इसका टोटल यानी कि जो डेप्रिशिएशन आपके आएंगे, मान लीजिए 10 आपने कहा 1 लाख माइनस 10 और डिवाइडेड 10, तो ये आज का आपका आ रहा है 9,000 रुपए पर ईयर। अब 10 साल में तो 90,000 आ जाएगा आपके हिसाब से, 10 साल का डेप्रिशिएशन तो 90,000 ही हो रहा है। आप तो कह रहे हो ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो 1 लाख कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, तो भी 10,000 रुपए तो आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं ना स्क्रैप से, 10,000 रुपए आपको स्क्रैप से मिल जा रहे हैं, इसलिए डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज्यादा कभी डेप्रिशिएशन होता ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन रेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है आपसे पूछा है। और ये ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है, डेप्रिशिएशन रेट। ठीक है, पूछा क्या है, डेप्रिशिएशन रेट। उसने ये नहीं पूछा है कि डेप्रिशिएशन कैसे निकलता है, उसने पूछा है डेप्रिशिएशन रेट का फॉर्मूला बताओ उसको। तो डेप्रिशिएशन रेट का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिशिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा कभी कभार क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट की जगह अगर उसने ओरिजिनल कॉस्ट की जगह डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखा है ना, तो आंसर फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट वाला जाता है। ठीक है, आंसर फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट वाला जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी भाई ऐसा बताएं कि ये जो आपका सेकेंड हैंड मशीन था जिस 80,000 का खरीदा था, उसके ऊपर ओवरऑलिंग और रिपेयर चार्ज लगाया हमने 20,000 रुपए का, इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है। तो ध्यान रखो, सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर जो ओवरऑलिंग कॉस्ट होता है वो उसका इंस्टॉलेशन ही होता है असल में। तो यहाँ पर 80 प्लस 20 ये 1 लाख रुपए, और अगर स्क्रैप होता तो वो स्क्रैप आप माइनस कर देते, जो आता वही आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है। स्क्रैप यहाँ पे 0 है, इसलिए आंसर इसमें 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसी यही कंसेप्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कौन नहीं। ठीक, वो हम दूसरे इसमें देख लेंगे। In which of the following method the amount of depreciation goes on decreasing year after year, लगातार डेप्रिशिएशन कम होता जाएगा। WDV मेथड बड़ा सिंपल सा है, WDV में हर साल डेप्रिशिएशन का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। हमने अभी देखा है ना, वो अभी जो आंसर से मेरे से गलती हो गई थी, 36 डाल दिया था मैंने, वो 18,000 रुपए जो था वो वाला। हर साल डेप्रिशिएशन पहले साल 20 था, दूसरा 18 था, तीसरा 16,200 रुपए आया था। अच्छा डेप्रिशिएशन का रेट अगर 20% है WDV मेथड में और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 है, तो तीसरे साल का डेप्रिशिएशन क्या होगा। तो भाई ऐसा है वही चीज, 5,000 में से पहले साल का 20% हटाओ 1,000 रुपए, अब वैल्यू कितनी आ गई 4,000। दूसरे साल का हटाओ 800 रुपए, कितनी आ गई वैल्यू 3,200। तीसरे साल का हटाओ 20%, कितना आ जाएगा 640 रुपए। बस तीसरे साल का डेप्रिशिएशन मांगा उसने आपसे 640 रुपए, खत्म है ना। इसके बाद आपका 16th क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को बेचने का जो प्रॉफिट होता है कहाँ जाता है, किस पे क्रेडिट होता है। प्रॉफिट क्रेडिट ही होते हैं, किस पे क्रेडिट होता है, P&L अकाउंट पे क्रेडिट होता है। किस पे होता है, P&L अकाउंट पे ही क्रेडिट किया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, तो व्हेन अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन को कहीं और जमा कर रहे हैं, मतलब हम बैलेंस शीट में एसेट को उसकी कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं, और डेप्रिसिएशन हम अलग स्टोर होते रहते हैं, अलग स्टोर करते रहते हैं लायबिलिटी साइड में। जिस दिन इस एसेट को डिस्पोज करना होता है उस दिन इस पे सारा डेप्रिसिएशन एक साथ हम लगा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक एसेट आपने 1 लाख का खरीदा, डेप्रिसिएशन 10% लगाया, एसएलएम पे लगाया। जब आपका एसएलएम आता है ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब आपने कहा 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन है, 2 साल का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, आपको सीधा 2 साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 20,000 सीधा। WDV मत करना, ये सिर्फ एसएलएम का खेल है। अब इससे आपकी जो कॉस्ट हुई, तो डेप्रिसिएशन निकला। अब इस समय जो कॉस्ट होगी, इस समय जो बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस समय जो बुक वैल्यू होगी यानी कि मशीन की बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू होगी वो 20,000 रुपए काट के कितनी दिख रही होगी, 80,000 रुपए दिख रही होगी। अब 80,000 की चीज को आपने बेच कितने में दिया, 75,000 में बेच दिया। भाई 80 की चीज को 75 में बेचोगे, 80 की चीज को 75 में बेचोगे तो आपको 5,000 का लॉस होगा, 5,000 का लॉस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सिंपल सा काम। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंडर द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट सिस्टम, जहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो एंट्री पता क्या होती है इस केस में? इस केस में एंट्री हमेशा होती है हम यहाँ पर जो एंट्री की करते हैं, देखिए क्या लिखा है, अंडर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट सिस्टम प्रोविजन में है तो एसेट के ऊपर तो हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा एसेट वाला खेल तो खत्म, सीधा सीधा एसेट वाला आपका खेल ही खत्म हो जाता है, वो आपका रेंज में ही नहीं है। अब एंट्री जो होती है वो होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन आपकी एंट्री हो जाती है। हाँ ठीक है, तो ये वाले हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हम प्रोविजन में सारा डेप्रिसिएशन डालते रहते हैं और कई बार इसकी जगह वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कई बुक इसमें यूज कर लेती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेप्रिसिएशन दोनों में से कोई एक डेबिट होगा, प्रोविजन क्रेडिट होगा। घबराइएगा, आप लोगों ने ये देखा होगा ना, तब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये हमने तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन देखा था, ये देखा था, अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कैसे करोगे? जब ऑप्शन नहीं है ना तब आपको P&L की जगह उस चीज को उठा लेना जिसके बारे में बात चल रही है, तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन इसका आंसर हो जाएगा फिर इस केस में, ठीक है। ऐसे कभी कभी थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को, जहाँ पे लिखा है फर्म ने 1 अप्रैल, डेट्स आ गई हैं तो डेट्स आ गई हैं तो डेट्स का ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए की मशीन है, 1 अक्टूबर 2025 को इसमें से 50,000 की मशीन को बेच दिया, डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम था। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन मतलब सोल्ड पार्ट, जिस मशीन को आपने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन निकालिए जिस साल आप इसे बेच रहे हैं। अब मेथड कौन सा है? एसएलएम। एसएलएम में तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट उठाओ, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट उठाओ, इसी को तो बेच रहे हो ना, सोल्ड आइटम, हाँ सीधा उठाओ उसको। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। कितने महीने? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक 6 महीने, बस 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, 2,500 रुपए बनता है, आंसर खत्म हो जाता है। बात समझ में नहीं आई? फिर से सुनो, 1 अप्रैल 2024 को एक मशीन 3 लाख की खरीदी, 1 अक्टूबर 2025 को उसको बेच देंगे। आप लोगों को लग रहा होगा सर अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2025 तक तो बहुत होता है। अरे भैया अकाउंटिंग 31 मार्च 2024 में खत्म हो गई है, 2025 में खत्म हो गई है, 1 अप्रैल 2025 से नया साल शुरू हो गया है, 25-26 वाला। अब 25-26 वाले में बीच यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 आ गया है, इसमें बीच में 6 महीने हो रहे हैं। ये मशीन आपके पास सिर्फ 6 महीने है, कौन सी? पूरी नहीं, जिस मशीन को आपने बेचा है। क्वेश्चन पढ़ो, सोल्ड पार्ट, बेचा हुआ हिस्सा, बेचा हुआ हिस्सा तो वहां पर सिर्फ 6 महीने है, डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाओगे क्योंकि एसएलएम लिखा हुआ है, डायरेक्ट 50 पे लगा दोगे। फिर अगर डब्ल्यूडीबी होता तो निकालना पड़ता पहले डब्ल्यूडीबी मेथड में, ठीक है। चलो, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड, जब एसेट को बेचा या क्या कहता है डिस्कार्ड खत्म किया जाता है तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? तो इसके लिए ना एक अकाउंट बनाया जाता है, वैसे उसे कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब क्योंकि वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो सीधा एसेट अकाउंट आ जाता है, ठीक है। कभी कभी एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी इसका आंसर होता है, तो अगर उसने एसेट अकाउंट नहीं दिया तो ये देगा, और अगर एसेट डिस्पोजल नहीं दिया तो एसेट अकाउंट देगा, सिंपल सा काम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखो, यहाँ पे कहता है 1 जुलाई 2024 को 60,000 की मशीन खरीदी, 10% का डेप्रिसिएशन। एसएलएम, एसएलएम आता है, जिंदगी बड़ी आसान है। आपसे कब का डेप्रिसिएशन मांग रहा है? 24-25 का। 24-25 कब आता है? 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, 31 मार्च 2025 में कंप्लीट होगा। लेकिन आपने तो जुलाई में खरीदा, इसको तो यहाँ खरीदा आपने 1 जुलाई 2024 में। अब 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक तो आपके कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। मशीन कितने की है? 60,000। रेट कितना है? 10%। कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 9 महीने का, है ना, 9 महीने का। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको आंसर देता है कि भैया 4,500 रुपए का डेप्रिसिएशन है, 4,500 रुपए का डेप्रिसिएशन है। अच्छा, एक एसेट का बुक वैल्यू 32,400 है 2 साल बाद, डब्ल्यूडीवी। ये जब डब्ल्यूडीवी आता दिक्कत होती है। अगर एसएलएम होता तो आप रिवर्स में बड़ी इजीली चले जाते, रिवर्स में बड़ी इजीली चले जाते। लेकिन अगर डब्ल्यूडीवी है तो आप एक एक करके जाएंगे। 2 साल बोला है ना तो 2 साल करना ही है, सेकंड एंड 1। अगर मैं इसकी जगह एसएलएम लिख दूं ना तो मेरे लिए बहुत आसान है, एसएलएम बहुत आसान होता है रिवर्स करना। क्या क्या रिवर्स क्यों करना है भाई? वो कह रहा है कि एसेट की वैल्यू इस वक्त 32,400 है 2 साल बाद, आप मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बताओ जितने में से खरीदा था,
तो पहले ही आप क्या करोगे, 32,400 को पकड़ो, कितने साल बोला उसने, 2 साल, तो 2 और 1 लिख दो। तो सर 3 बोलता तो 3 बोलता तो 3 2 1 लिख दो, 4 बोलता तो 4 3 2 1 लिख दो, और एक एक करते करते जाओ। 100 ऊपर रखो, हमेशा 100 ऊपर रखो, वैल्यू वापस 100 पे लानी है, 100% पे लानी है। 10% कट चुका है तो कितना परसेंट है, 90%। तो 32,400 किसी चीज का 90% है, 32,400 किसी चीज का 90% है, तो 100% कितना रहा होगा, 100% रहा होगा 36,000। कितना रहा होगा, 36,000। और अब ये 36,000 पहले साल का था, क्योंकि पहले साल के अंत में ही तो ये अगले साल 36 गया है, और उस पर डेप्रिसिएशन लग के वो दूसरे साल के बाद 32,400 बचा है। भाई रिवर्स ऑर्डर में गया ना, तो यहां से गया है, तो यहाँ पे जब पहले साल के अंत में कितना रहा होगा, 36 रहा होगा, तभी तो दूसरे साल की बिगिनिंग में 36 रहा होगा, और दूसरे साल की बिगिनिंग में उस पर डेप्रिसिएशन लग के दूसरे साल के एंड में यानी कि अंत में 32,400 बचे होंगे। तो यहाँ पर आपने फिर 100/90 कर दिया, तो इस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 40,000। 40,000 की मशीन थी, रिवर्स ऑर्डर में होते हुए 32,400 पहुंच गई थी, 10% का डेप्रिसिएशन काटते हुए। सर अगर एसएलएम लिखा होता तब क्या करते हैं, एसएलएम लिखा होता तो बहुत आसान होता है। क्या करना है, 2 साल का है ना, तो 2 बार गिनो, 10 और 10 20, 32,400 लिखो, 100/20 काट दो, कितना रह जाएगा, 80। तो 32,400 डिवाइडेड बाय कर दोगे, तब उस केस में आंसर आपका कितना होता है, 40,500। ठीक है, तब कितना आया था, 40,500। कैलकुलेट कर लेना, मैं तो उसमें नहीं गया हूँ, चांस में 32,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, हाँ 40,500 हो जाता है, तब उस केस में 40,500। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कोई नया आविष्कार हुआ जिससे आपका जो वो था टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, कारण ये होता है नया आविष्कार होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या है भाई, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया डील्स विद डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, तो याद की भी चीज है, तो रट्टा मारा हुआ चीज होती है ना, कुछ चीजें हमें बिल्कुल एग्जैक्टली याद रह जाएंगी, भाई यही है, उसका आंसर कुछ नहीं हो सकता। 26 में क्या लिखा है, मशीन खरीदी थी 4 लाख रुपए की, अब WDV पे लग रही थी 20%, तीसरे साल इसको बेच दिया 2,40,000 रुपए में, वो भी मिडिल ऑफ द ईयर में, 6 महीने बाद। इसका डेप्रिसिएशन बताओ उन 6 महीने का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है। थर्ड ईयर बेचा है ना, तो पहले इसे थर्ड ईयर की शुरुआत में लेके आओ। तो पहले साल 20% कटा होगा, 80,000 रुपए कट गया होगा, 3 20 बच गया होगा, ये आई। फिर एक बार और काट दो, 64,000 रुपए कट गया होगा, 64,000 रुपए कट गया होगा, तो 3,20,000 रुपए में से 64,000 चला जाएगा, तो 2,56,000 रहा होगा। तो जब शुरू हुआ होगा तीसरा साल जब शुरू हुआ होगा, तब वो 2,56,000 रुपए की थी। ये कह रहा है वो तीसरे साल उसको बेच दिया, तो 2,56,000 रुपए पे 20% फिर लगा दो, लेकिन इस बार 6 महीने के लिए लगाना। तो 2,56,000 रुपए इंटू 20%, ठीक है, 2,56,000 रुपए इंटू 20%, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 25,600 रुपए। पहला बात सिंपल, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड हो रही है एसेट अकाउंट से, मतलब इन एसेट अकाउंट सिस्टम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो बेची जाती है, जो एसेट बेची जाती है वो ट्रांसफर होती है एसेट अकाउंट से। कहां, एसेट डिस्पोजल अकाउंट सिस्टम है ना, तो कहां ट्रांसफर होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जो ट्रांसफर होगी, और कहां ट्रांसफर होगी, सिंपल सा रूल है वो, है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं भाई। एसेट डिस्पोजल अकाउंट की खासियत ही क्या है, इस डिस्पोजल अकाउंट की खासियत क्या है, ये 2 जगह से वैल्यू मांगता है। एक ये मांगता है प्रोविजन से डेप्रिसिएशन की वैल्यू, और एक ये मांगता है एसेट से कॉस्ट की एसेट की कॉस्ट वैल्यू, और तब अपने यहाँ के डिस्पोजल करता है उसका। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो ना तो इसमें कोई फ्लो नहीं होता, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। तो क्या ये कैश फ्लो सिस्टम का पार्ट होगा, नहीं, ये कैश फ्लो सिस्टम के अंदर या कैश फ्लो का पार्ट नहीं होगा, सिंपल हो गया। आते हैं 29 क्वेश्चन में, जहां पे लिखा है कि एसेट आपकी 1,20,000 है, उसकी लाइफ 5 साल है, स्क्रैप 20,000 है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लगा दिया उसने। आओ आप बोलेंगे सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है सर, देखो ये मेथड थोड़ा सा आसान मेथड भी है, मुश्किल मेथड भी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले इनका ना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालेंगे। तो पहले तो आप मुझे बताओ इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है,
तो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो क्या है, वो है 1,20,000 माइनस स्क्रैप 20,000 इक्वल्स टू 1,00,000। अब कौन सी मेथड का डेप्रिशिएशन निकालना, आपको पहले साल का निकालना है। आपको डेप्रिशिएशन किसका निकालना है, पहले साल का। सम ऑफ ए डिजिट में क्या करते हैं, पहले इन सारे ईयर्स की वैल्यू को जितने साल की लाइफ होती है उसे रिवर्स में लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। और इसको चलाते भी उल्टा ही है, चलाते भी उल्टा है। तो देखो 1,00,000 रुपए बचा हुआ है, पहला पहला साल 1 नहीं होता, पहला साल 5 होता है। इसके कितने साल बचे हुए इस मशीन के, 5, और टोटल कितना हो सकता, 15। आंसर कितना, 33,333 रुपए। सर वो मुझसे थर्ड ईयर पूछ लेता तो, थर्ड ईयर पूछ लेता, कोई बात नहीं, थर्ड ईयर का गिनो 1 2 3, तीसरा है तो क्या होता, तब 1,00,000 रुपए लिखते इंटू 3/15 दे देते। सर वो मुझसे फोर्थ ईयर पूछ लेता तब क्या करते, 1 2 3 4, फोर्थ का 2 है, मतलब फोर्थ के बाद तो 2 ही साल बचे, 1,00,000 रुपए की मशीन है, 2 साल बचे हैं, टोटल 15 होता था। फिफ्थ ईयर पूछे तो सर 1 साल ही बचा है, 1/50। बड़ा सिंपल था काम, है ना। मैं तो सिंपल सिंपल बोल देता हूं, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मैं इसे जैसे ही अपलोड करूंगा मैं आपको पूरे 24 घंटे का समय दूंगा, आप उसमें कमेंट करिए या बाद में भी कमेंट करिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप ग्रुप के अंदर भी रिप्लाई पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कीजिए, जो ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय, सीक्रेट रिजर्व कैसे बनाते हैं, तो सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए डेप्रिसिएशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सीक्रेट रिजर्व तब बनाते हैं जब डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाते हैं। अब सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, ये होता है सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। सर इसका उल्टा फ्रॉड होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज हमेशा फ्रॉड होते हैं, और डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाओगे तो अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा एसेट्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का अगर आपने मेथड चेंज करना है तो क्यों करना होगा, कैसे करना होगा। देखो बेटा ऐसा है, कोई भी चेंज, हम एक चीज जानते हैं कि एक कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप तभी चेंज कर सकते हैं जब कोई चेंज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहा हो, ठीक है, उसमें आ रहा हो। तो यहाँ वैसे बेसिकली आंसर जो होता है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा हुआ है। When a company changes depreciation from WDV to SLM, अगर कंपनी WDV से SLM की तरफ जाती है तो क्या होगा, क्या होगा, और इस प्रभाव कैसे लागू कर सकती है। तो इस प्रभाव को लागू करने के आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। रेट्रोस्पेक्टिव सरकार बंद करवा चुकी है इस देश में, ठीक है, पर रेट्रोस्पेक्टिव हुआ तब क्या होगा वो एक अलग कहानी है, ठीक है। एक मशीन आपकी 2,00,000 रुपए की है, डेप्रिसिएशन 20% WDV लगता था, 1 अप्रैल 2025 से कंपनी SLM में जाना चाहती है, लाइफ अभी भी 4 साल बची हुई है, स्क्रैप जीरो है, क्या डेप्रिसिएशन होगा। तो पहले तो ना 23 से आप 25-26 के पहले डेट पे लेके आओ। तो 1 अप्रैल 2003 में आपका 2,00,000 रुपए का मशीन है। अब यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड से तो वो 40 लगता है, तो वहां पर 1,60,000 आ जाता है, और ये 1,60,000 आता है 1 अप्रैल 2024 में। अभी हम बहुत दूर है, 25-26 में आना है। एक बार और डेप्रिसिएशन लगाओ तो 32,000 का डेप्रिसिएशन आ जाता है। इससे यहाँ पर जो वैल्यू बच जाती है 1,60,000 माइनस 32,000, वो वैल्यू बच जाती है 1,28,000, और ये आपका आता है 1 अप्रैल 2025। चलिए ये आ गया 25-26, ठीक है। अब जाए आप 1,28,000। अब वो कह रहा है कि स्क्रैप जीरो है और लाइफ 4 साल बची है, तो अब ये 1,28,000 को आपको 4 साल में बांटना है। तो जैसे ही आप इसे 4 से रेट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 32,000। क्या हो जाएगा 32,000। तो पहले तो वहां तक लेके आओ जहां पर उसमें चेंज होना है, ठीक है। 34 क्या कहता है, 34 कहता है कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है डेप्रिसिएशन में, तो व्हाट बिकम्स अ न्यू बेस, क्या बनता है नया बेस। नया बेस क्या होता है, नया बेस का मतलब ये है कि क्या मूल्यह्रास का नया आधार होगा, कि उस समय क्या आधार होगा उसके पास। तो बड़ा सिंपल है, जो WDV आई होती है उस डेट पर जो वैल्यू आती है उसी के बेस पर वो आगे बढ़ा देते हैं।
इसमें भी देखिए 1/28 की बेस पे ही उन्होंने चेंज कर दिया मेथड आगे, है ना। अच्छा, फर्म ने एक मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2022 को। अगर वो 10% एसएलएम लगाती है तो 1 अप्रैल 2025 को वो उसकी लाइफ को बदल देते हैं 2 साल। तो अब नया डेप्रिसिएशन निकाले, तो पहले तो आप 2022 से लेकर 25-26 की बिगिनिंग में आई है, तो 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल का डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि एसएलएम मेथड है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 लाख इंटू 10% 50,000 आ जाएगा, और 50 इंटू 3 करके आपका 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब इसकी जो बुक वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, 5 लाख रुपए में से 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन तो उसमें से कट चुका होगा, यानी कि वो 3.5 लाख रुपए होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी लाइफ से 2 साल बची है, तो अब 3.5 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको पता लगेगा पर ईयर आपको 1,75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। जो चेंज है एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू में, जो चेंज आता है कि जो आपकी रेजिडुअल यानी कि स्क्रैप जो बच रहा है, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम कैसे लगाते हैं, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव लगाते हैं। मैंने कहा ना रेट्रोस्पेक्टिव बंद करवा चुकी है सरकार, तो रेट्रोस्पेक्टिव का चक्कर है नहीं, अब खत्म हो चुका मामला, ठीक है। एक एसेट आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, लाइफ 5 साल थी, स्क्रैप तब 0 था, तो तब डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 20,000। 2 साल आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया एसएलएम पर, तो इसका मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया आपका 40। अब मशीन की तीसरे साल की पहली तारीख में डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या बची होगी, 1 लाख रुपए में से 40 तो कट गए, वैल्यू बची होगी 60। और अब जो लाइफ है वो 6 साल हो गई है, तो 6 से डिवाइड कर दो, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, सिंपल। कोई टेंशन थोड़ी ना है, बहुत सिंपल से काम होते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं व्हाई वाज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्यों किया सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत कॉम्प्लेक्स बैकवर्ड कैलकुलेशन होती थी, सरकार यही बंद करवाना चाहती थी कि छोड़ दीजिए ये बैकवर्ड कैलकुलेशन में पढ़िए मत, तो सरकार ने बंद करवा दिया, ठीक है। 39 कहता है कि भाई हमारी WDV वैल्यू जो है वो 80,000 रुपए इस डेट पर, कंपनी इसको 1,20,000 में खरीदा था, इस डेट पर डेप्रिसिएशन जो था वो एसएलएम में चेंज करना है हमको, अब वो एसएलएम में चेंज करना है, और एसेट 4 साल और जिएगी स्क्रैप लगा के। तो अब यही पकड़ लो ना, प्रोस्पेक्टिव है ना हर चीज, तो 80,000 रुपए है, स्क्रैप कितना बन रहा है, 8,000 बन रहा है, और लाइफ कितने साल चलेगी, 4 साल चलेगी, बस आपका डेप्रिसिएशन आ गया 18। आगे पकड़ो, पीछे को मत पकड़ो, पीछे जो हो गया वो हो गया, उसको मत लो। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नए अकाउंटिंग एस्टिमेट या ट्रीटमेंट को हम कैसे लगाते हैं, हम लगाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, जहां से डेट आया है चेंज का वहीं से हम इसको आगे लगाते हैं। तो ये एक डेप्रिसिएशन के मैंने थोड़ा तेजी में पढ़ाए हैं, ठीक है। मैं चाहता था कि पहली क्लास में रिकॉर्ड कर सकूं, नहीं तो फिर वो हो ही नहीं पा रहा था, तो अब मैंने चेंज रिकॉर्ड कर दी है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी आया है, आपको भी शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हम इसके करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और डालेंगे हम इसमें, आपके लेक्चर्स डालते रहेंगे ताकि आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो चैनल को थोड़ा सा आप प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इतना ही हमारा अभी का काम, ठीक, थैंक यू।